हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यूके जीके ट्रैकर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम उन सिलेक्टेड उत्तराखंड जीके के प्रश्नों को देखने और समझने वाले हैं जो 2009 से 2021 के मध्य हुई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके बेल आइकन दबा दें ताकि फ्यूचर में ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी सर्वप्रथम आपको मिल जाए। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, घटोत्कच मंदिर एवं हिडिंबा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, घटोत्कच मंदिर और हिडिंबा मंदिर ये दोनों टिहरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न पहले बन चुका है। एक और प्रश्न टिहरी से पूछा था दोस्तों आयोग ने कि सेम मुख्य मंदिर कहाँ पर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, सेम मुख्य मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों, जो ये सेम मुख्य मंदिर है ये है नागराजा का मंदिर। ठीक है दोस्तों, और ये भी टिहरी में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, सेम मुख्य मंदिर नागराजा का मंदिर है और ये भी टिहरी में स्थित है। घटोत्कच मंदिर, हिडिंबा मंदिर, सेम मुख्य मंदिर तीनों टिहरी में स्थित है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आयोग द्वारा ये प्रश्न दो तरीके से पूछा गया है। पहला प्रश्न पूछा गया था कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों, आपको अल्मोड़ा वहाँ पर टिक मार्क करना था कि अल्मोड़ा में है। ठीक है दोस्तों। दूसरे तरीके से पूछा गया था अल्मोड़ा कटारमल में किसकी पूजा की जाती है? तो दोस्तों, अल्मोड़ा कटारमल में सूर्य देव की पूजा की जाती है, ये आपको वहाँ पे टिक मार्क करना था। ऑप्शन में शिव, विष्णु, सूर्य ये सब दिए हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है। आपको बस इतना याद रखना है कि जो अल्मोड़ा का कटारमल मंदिर है वो सूर्य भगवान से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है, ये आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है वो है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करें इसका क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 2390 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, 2390 वर्ग किलोमीटर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान? तो दोस्तों ये है उत्तरकाशी में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है। लोकेशन भी पूछता है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना कब हुई थी इसकी? तो दोस्तों, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है 1989 में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये चमोली में है। ठीक है दोस्तों, चमोली में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1982 में, ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल है 6224 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो जो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये फैला हुआ है 3 जनपद में, जिसमें देहरादून है। ठीक है दोस्तों, हरिद्वार है और पौड़ी गढ़वाल है, ये आपको याद रखना है। 3 जनपदों में फैला हुआ है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। ठीक है दोस्तों, बात करें इसकी स्थापना की तो दोस्तों राजा जी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है 1983 में। याद रखेंगे दोस्तों, 1983 में स्थापना हुई थी राजा जी नेशनल पार्क की। और बात करें अगर इसका एरिया कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल है 820.42 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 820.42 वर्ग किलोमीटर में फैला है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें दोस्तों, तो जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है ये भी उत्तरकाशी में है। ठीक है दोस्तों, उत्तरकाशी में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है दोस्तों 1980 में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। कितने वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है? तो 472 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है गोविंद राष्ट्रीय पार्क। ओके दोस्तों, याद रखना, 472 वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जन्म जयंती पर मनाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों इनकी जन्म जयंती पर? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इन्होंने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई है। और दोस्तों, देश को एकजुट करने में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है दोस्तों, इसलिए इनकी जन्म जयंती को हम
राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं और कब मनाते हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। एक और बात आपको याद रखनी है दोस्तों, एक प्रश्न बनता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस हम मनाते हैं दोस्तों 20 दिसंबर को, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, 20 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। और राष्ट्रीय एकता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 31 अक्टूबर को। किसकी जयंती पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। याद रखेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, महात्मा गांधी द्वारा गाया गया प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए किसके द्वारा रचित है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, महात्मा गांधी द्वारा गाया गया प्रसिद्ध भजन कौन सा है, वैष्णव जनते तेने कहिए। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और किसके द्वारा रचित है दोस्तों ये, तो ये नरसिंह मेहता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बन चुका है ऑलरेडी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसको जाना जाता है। तो दोस्तों बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है विजय जड़धारी को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है, तो दोस्तों विजय जड़धारी से है। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको आंसर वहाँ पे विजय जड़धारी देना है बीज बचाओ आंदोलन को लेके। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग पुस्तक लिखी गई है जिम कॉर्बेट द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिम कॉर्बेट कौन थे, तो दोस्तों जिम कॉर्बेट थे पर्यावरण प्रेमी, इसलिए इनकी स्मृति में दोस्तों हैली नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, कब किया गया था दोस्तों, 1957 में किया गया था, ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इनकी दो और महत्वपूर्ण पुस्तकें जिनसे आयोग प्रश्न पूछता है, कौन कौन सी है दोस्तों, एक है इनकी ट्री टॉप्स। ठीक है दोस्तों, ट्री टॉप्स किसकी पुस्तक है, तो जिम कार्बेट की है। याद रखिएगा दोस्तों, ट्री टॉप्स पुस्तक जिम कार्बेट की है। दूसरी पुस्तक है दोस्तों इनकी टेम्पल टाइगर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है टेम्पल टाइगर। इस पुस्तक में दोस्तों इन्होंने जिक्र किया है जो देवी धुरा का मेला लगता है दोस्तों, कहाँ लगता है, चंपावत में। ठीक है दोस्तों, चंपावत में देवी धुरा का मेला लगता है, उसमें बगवाल मेला होता है जिसमें पाषाण युद्ध करते हैं लोग। ठीक है दोस्तों, दो ग्रुप में बैठ के एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। उस मेले का जिक्र दोस्तों इन्होंने किया है अपनी टेम्पल टाइगर पुस्तक में। ठीक है दोस्तों, आयोग द्वारा प्रश्न पूछा जाता है कि देवी धुरा के पाषाण युद्ध का जिक्र किस पुस्तक में मिलता है, तो दोस्तों टेम्पल टाइगर में मिलता है। किसके द्वारा लिखी गई है, तो जिम कार्बेट के द्वारा लिखी गई है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, जागर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों जागर का संबंध है क्षेत्रीय देवी देवताओं से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नंबर 9, निम्न में उत्तराखंड प्रदेश की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची है। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है नंदा देवी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करें इसकी ऊंचाई की, तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, 7,816 मीटर ऊंचाई है नंदा देवी पर्वत श्रेणी की। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ पर है दोस्तों, तो चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा हिस्सा दोस्तों चमोली में आता है और थोड़ा हिस्सा इसका पिथौरागढ़ में आता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। अन्य ऑप्शन की अगर बात करें दोस्तों, तो जो कामेट है इसकी ऊंचाई है दोस्तों 7,756 मीटर। ठीक है दोस्तों, और उत्तराखंड राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कामेट। ये आपको याद रखना है, पहली है नंदा देवी, दूसरी है कामेट। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है कामेट, चमोली में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है, इनकी हाइट भी पूछी जाती है कि अरेंज करो इनको हाइट वाइज। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अच्छा दूनागिरी की अगर बात करी जाए, तो जो दूनागिरी पर्वत है ये भी चमोली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चमोली में स्थित है। और इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है दोस्तों 7,066 मीटर। याद रखेंगे दोस्तों, दूनागिरी की हाइट है 7,066 मीटर। त्रिशूल की अगर बात करें दोस्तों, जो त्रिशूल पर्वत है ये बागेश्वर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बागेश्वर में है। और इसकी हाइट कितनी है दोस्तों, तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 7,816 मीटर। याद रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण है, ऊंचाई भी पूछी जाती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, बैकुंठ चतुर्दशी मेला आयोजित होता है। तो दोस्तों बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ आयोजित होता है, श्रीनगर में होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, कुमाऊं का चाणक्य नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति है।
तो दोस्तों कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है पंडित हर्षदेव जोशी को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है, तो पंडित हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इनका एक और अन्य नाम है दोस्तों जिनके नाम से इन्हें जाना जाता है, तो वो नाम कौन सा है दोस्तों, इन्हें कहा जाता है कुमाऊं का शिवाजी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, पूछा जाए अगर कुमाऊं का शिवाजी किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है हर्षदेव जोशी को। ठीक है दोस्तों, याद रखना, कुमाऊं का शिवाजी और कुमाऊं का चाणक्य हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। और अगर प्रश्न बने काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है, तो वो हर्षदेव ओली को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हर्षदेव ओली को कहा जाता है काली कुमाऊं का शेर, याद रखना। ठीक है दोस्तों, काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है, हर्षदेव ओली को, याद रखेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, उत्तराखंड में प्रयुक्त बोली समूह का चयन कीजिए। दोस्तों हमें बताना है कि उत्तराखंड में कौन कौन सी बोली आमतौर पर बोली जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, उत्तराखंड में वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों उत्तराखंड में वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी स्थित है हल्द्वानी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ता है। तो दोस्तों जो दर्रा पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ता है वो है दारमा दर्रा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना, श्रृंगकंठ दर्रे की अगर हम बात कर रहे हैं तो श्रृंगकंठ दर्रा जो है दोस्तों ये जोड़ता है उत्तरकाशी को और हिमाचल प्रदेश को आपस में। ठीक है दोस्तों, याद रखना, उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो श्रृंगकंठ दर्रा। ये प्रश्न आयोग ऐसे भी पूछता है दोस्तों, कौन सा दर्रा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। तो दोस्तों श्रृंगकंठ दर्रा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उत्तरकाशी उत्तराखंड का ही जिला है। ठीक है दोस्तों, बात करें बाराहोती दर्रे की, तो जो बाराहोती दर्रा है दोस्तों ये जोड़ता है चमोली और पिथौरागढ़ को आपस में। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चमोली और पिथौरागढ़ को कौन सा दर्रा जोड़ता है, बाराहोती दर्रा। मुलिंगला दर्रे की अगर बात करें दोस्तों, तो मुलिंगला दर्रा आपस में जोड़ता है दोस्तों उत्तरकाशी और तिब्बत को। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण है सभी दर्रे, तो याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 15, भारत की पहली जनगणना किसके समय करी गई थी। तो दोस्तों भारत की जो पहली जनगणना करी गई थी दोस्तों, ये करी गई थी लॉर्ड मेयो के समय। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। और कब करी गई थी दोस्तों, तो ये करी गई थी 1872 में। ठीक है दोस्तों, एक और प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों जनगणना से रिलेटेड कि स्वतंत्र भारत की, ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब करी गई थी। तो दोस्तों वो करी गई थी 1951 में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, पहली जनगणना भारत की लॉर्ड मेयो के काल में, कब, 1872 में। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। दोनों चीज़ें याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1857 के गदर के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो दोस्तों 1857 के गदर के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहते हैं पामस्टॉन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगर अदर ऑप्शन की, तो जो चर्चिल थे दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय दोस्तों ये यूके के प्रधानमंत्री रहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। इनका समय काल था दोस्तों 1940 से लेकर 1945 के समय, जिस टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। ठीक है दोस्तों, बात करें दोस्तों इटली की, तो इनसे प्रश्न पूछता है आयोग, भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो इटली था दोस्तों। कब था दोस्तों, 1945 से लेकर दोस्तों 1951 के बीच में ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17, उत्तराखंड में मायावती आश्रम स्थित है। तो दोस्तों उत्तराखंड में मायावती आश्रम चंपावत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कौन से ताल के किनारे है चंपावत में ये, तो श्यामला ताल के किनारे है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, श्यामला ताल के किनारे मायावती आश्रम स्थित है। और दोस्तों इसी श्यामला ताल के किनारे प्रसिद्ध झूला मेला भी लगता है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रसिद्ध झूला मेला श्यामला ताल के किनारे लगता है चंपावत में। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है। तो दोस्तों भाई बहन ताल कहा जाता है माशर ताल को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्यों कहा जाता है इसे भाई बहन ताल, क्योंकि ये दो कटोरे नुमा ताल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक ताल को भाई नाम से संबोधित किया हुआ है, दूसरे ताल को बहन नाम से, इसलिए इसको भाई बहन ताल भी कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। बात करें अगर यम ताल की, तो दोस्तों इसके लिए आयोग द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा ऐसा ताल है जो सदैव बर्फ से ढका होता है। तो दोस्तों यम ताल ही वो ताल है जो हमेशा बर्फ से ढका होता है। यम ताल के पास में दोस्तों एक और ताल है सहस्त्र ताल। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ पर है दोनों, सहस्त्र ताल और यम ताल टिहरी में है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, मालगुडी डेज के लेखक कौन है। तो दोस्तों जो मालगुडी डेज है
इसके लेखक है आर के नारायण। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नंबर 19, अस्पृश्यता को हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समाप्त किया गया है? तो दोस्तों अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत होता है हिंदी में, और इंग्लिश में इसे अनटचेबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसे किस संविधान के तहत समाप्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना लाल कुआं में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और लाल कुआं कहाँ पर आता है? तो लाल कुआं अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता? तो दोस्तों ऐसा नृत्य जिसमें कोई गीत नहीं गाया जाता वो है छोलिया। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, कुमाऊं में किया जाता है दोस्तों। ये पांडव नृत्य पे आधारित होता है और तलवार और ढाल के साथ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23, महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही क्रम होगा दोस्तों वो होगा चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा और असहयोग। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। बात करें ये आंदोलन कब कब हुए, तो दोस्तों जो चंपारण आंदोलन था ये होता है दोस्तों 1917 में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे 1917 में चंपारण आंदोलन होता है। अहमदाबाद आंदोलन की बात करें दोस्तों तो ये होता है 1918 में। ठीक है दोस्तों, खेड़ा आंदोलन की अगर बात करें तो ये भी 1918 में होता है, लेकिन ये अहमदाबाद आंदोलन के बाद होता है। ठीक है दोस्तों, और असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये होता है 1920 में। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 24, दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली, निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बहिष्कृत समाज। ठीक है दोस्तों, मूक नायक, बहिष्कृत भारत और इक्वालिटी जनता, ये तीनों पत्रिकाएं निकाली थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, लेकिन ये उनमें से एक नहीं है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 25, किस संविधान द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया? तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27, आर्थिक निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों आर्थिक निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28, पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो दोस्तों जो पहला लोकपाल बिल था ये 1968 में प्रस्तुत किया गया था भारत की संसद में। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और 1968 में ही दोस्तों हरिद्वार नगर पालिका क्षेत्र बना था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29, एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी? तो दोस्तों गांधी जी ने जो पहली पुस्तक लिखी थी वो थी हिंद स्वराज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग स्थित है हरिद्वार में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों एनपी नवानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। याद रखिएगा दोस्तों, एनपी नवानी। बात करें दोस्तों इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो वर्तमान में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों डॉक्टर राकेश कुमार। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर राकेश कुमार वर्तमान में अध्यक्ष है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नंबर 31, 1928 में गढ़वाल सर्वदलित परिषद बनाई गई थी। तो दोस्तों आपको एक तो ये याद रखना है कि गढ़वाल सर्वदलित परिषद कब बनाई गई थी? तो 1928 में बनाई गई थी। पूछा गया है किसके द्वारा बनाई गई थी? तो दोस्तों गढ़वाल सर्वदलित परिषद बनाई गई थी जयानंद भारती द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले पूछा जा चुका है तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 31,
2014 के किस समय उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राज जात मनाई गई थी? तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो नंदा राज जात है दोस्तों, ये कब मनाई गई? अभी तो 2014 में मनाई गई थी। पूछा गया है 2014 में कब मनाई गई थी, तो ये मनाई गई थी दोस्तों 18 अगस्त से 6 सितंबर के बीच। ठीक है दोस्तों। एक और प्रश्न इससे पूछा जाता है कि नंदा राज जात यात्रा कितने वर्षों के अंतराल में मनाई जाती है? तो दोस्तों याद रखना है आपको, हर 12 वर्षों के अंतराल में मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 32, किस भारतीय अर्धसैनिक बल को पहली महिला बटालियन गठित करने का गौरव प्राप्त है? तो दोस्तों सीआरपीएफ द्वारा बनाई गई थी पहली महिला बटालियन। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 33, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन के किस सत्र में भाग लिया था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था गोलमेज सम्मेलन में। और कौन सा गोलमेज सम्मेलन था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1931 में होता है। ठीक है दोस्तों। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। महात्मा गांधी जी ने दूसरे वाले में लिया था और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। पूछा जाता है तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 34, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 35, कर्णप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? तो दोस्तों कर्णप्रयाग में संगम होता है पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का। याद रखेंगे। तो दोस्तों बात करें अगर और ऑप्शन की, मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम दोस्तों ये होता है रुद्रप्रयाग में। ठीक है दोस्तों। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। बात करें भागीरथी और अलकनंदा का, तो ये होता है दोस्तों देवप्रयाग में, जहाँ से आगे ये गंगा नाम से जानी जाती है, भागीरथी अलकनंदा। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 36, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में व्यक्ति को स्वयं का धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान है? तो दोस्तों अनुच्छेद 25 में व्यक्ति को खुद के धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 37, महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है कुशीनगर में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। बात करें अदर ऑप्शन की, तो लुम्बिनी में दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। ठीक है दोस्तों। सारनाथ की अगर बात करें दोस्तों, तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना, पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। लुम्बिनी में जन्म हुआ था, कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 38, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध किससे है? तो दोस्तों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध है पेशावर कांड से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 39, कौन सा युग्म सही है? टपकेश्वर मंदिर देहरादून में है, सही है। केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में है, सही है। जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में है, सही है। तो दोस्तों इसमें सारे सही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही है। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 40, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन की वीडियो। आशा है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको समय से पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल अपनी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।